गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर एक बार फिर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का उत्तर प्रदेश विशेष का सीरीज चल रहा है प्यारे दोस्तों, उसी सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू रखना चाहेंगे। जहां से हम लोग छोड़ दिए थे वहीं से आगे बढ़ा लेंगे दोस्तों, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, हालांकि मैं लिंक बॉक्स में उसको बता दिया था, लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ। मैं बच्चा वहाँ पर ये बता दिया था कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 बता दिया था, उसको प्यारे दोस्तों 1861 कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं। मैं उच्च न्यायालय अधिनियम जहाँ पर प्यारे दोस्तों 1961 आप देखें, वहीं पर 1861 कर लीजिएगा। और एक चीज़ और इसी अधिनियम के तहत जहाँ पर हम 1962 में हम लोग देखें, वहीं 1862 कर दीजिएगा। 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ था दोस्तों, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट बताए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट बताया था, मद्रास हाई कोर्ट। और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट। प्यारे दोस्तों बस इतना सा करेक्शन कर लेना दोस्तों, जहां आप 19 लिखें वहीं पर आप 18 कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि आज इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष पर हम लोगों की चर्चा लगातार जारी है। आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों, स्थानीय संस्थाओं पर बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाएँ कौन सी हैं, कैसी हैं, क्या क्या कार्य कर रही हैं दोस्तों, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। आपकी जो हेडिंग होगी प्यारे दोस्तों यही होगी, उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं पर चर्चा करना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाएं ये होगी प्यारे दोस्तों आपकी हेडिंग। स्थानीय संस्थाओं पर हम लोगों को चर्चा करना है प्यारे दोस्तों, जो कि हम लोग बड़े अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं कार्यरत हैं, दोनों पर हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों। एक तो प्यारे दोस्तों ये है ये प्यारे दोस्तों दोनों संस्थाओं की मैं बात कर लेना चाहता हूँ। पहली जो संस्था है प्यारे दोस्तों आप तो जानते हैं ग्राम पंचायत संस्था, दूसरी है नगर पालिका संस्था। एक तो प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायत संस्थाएं, इसी को हम लोग पंचायती राज संस्थाएं भी कहते हैं, पंचायती राज संस्थाएं। इसी को प्यारे बच्चा स्थानीय ग्रामीण स्वशासन भी कहा जाता है। फिर ऑब्लिक लगा लेना, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन। पहले इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये तो पहली संस्था है प्यारे दोस्तों, पहली। और दूसरी जो हम लोग देखना चाहते हैं नगर पालिका को देखेंगे दोस्तों। किसको? नगर पालिका को। पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को, उसके बाद नगर पालिका को हम लोग देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं में जो आपकी हेडिंग होगी वो ये होगी, ग्राम पंचायत संस्थाएं या पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय ग्रामीण स्वशासन। ये आपकी हो जाएगी प्यारे दोस्तों हेडिंग। ठीक है प्यारे, इसी हेडिंग के तहत हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों। इसको हटाते हैं प्यारे बच्चा, उसके बाद हम लोग देखते हैं हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों। हेडिंग आपकी वही पहली होगी दोस्तों, पहली हेडिंग डाल दीजिए पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये अब हैगी हेडिंग। ठीक है प्यारे, पहला सवाल तो आपका एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट द्वारा दिया गया दोस्तों। ये बड़ा सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। खूबसूरत प्रश्न एग्जामिनर पूछता है दोस्तों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे। पहला प्रश्न यही पूछता है दोस्तों, तो हम लोग जवाब देना है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन
संशोधन 1992 के तहत प्यारे दोस्तों, किसके 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये पूछ लेता है पंचायती राज संस्थाओं में कुल कितने विषय हैं, विषय पर बात किया जाता है दोस्तों। तो विषय यहाँ पर 29 विषय हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में कुल कितने विषय हैं प्यारे दोस्तों, तो 29 विषय हैं जिस पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती हैं दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद पंचायती राज संस्थाएं कब से प्रभावी हुई प्यारे दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये अस्तित्व में आया, यानी कि प्रभावी हुआ दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, इसीलिए प्यारे दोस्तों प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब प्यारे दोस्तों, तो विशेष ध्यान देना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि प्यारे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1993 को प्यारे बच्चा प्रभावी हुआ, इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें पंचायती राज संस्थाओं में और क्या देखना है दोस्तों, इस पर थोड़ी सी हम लोग और बात कर लेना चाहते हैं। और कुल कितने विषय हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि 29 विषय हैं जिस पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती है। मेरे प्यारे दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को लेकर संविधान निर्माताओं में पुरजोर बहस हुई थी दोस्तों, जहां पर महात्मा गांधी पंचायती राज संस्थाओं के पक्षधर थे दोस्तों। उन्होंने कहा था यदि देश को विकसित करना है तो सबसे छोटी इकाई जो प्रशासनिक इकाई होती है वो गांव होता है, गांव को विकसित कर दिया जाए, देश विकसित हो जाएगा। महात्मा गांधी की जो सोच थी प्यारे दोस्तों, पहले गांव डेवलप हो, गांव डेवलप होगा दोस्तों तो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होगा तो जिला होगा, जिला होगा तो प्रदेश, प्रदेश होगा प्यारे दोस्तों तो देश। ये सोच थी किसकी, महात्मा गांधी की। लेकिन प्यारे दोस्तों संविधान के जनक जननी आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि देश को विकसित करना है तो सबसे पहले प्रदेश को विकसित करिए, देश अपने आप विकसित हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, आपको अच्छे से पता है कि जो भारतीय संविधान एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था दोस्तों, वो डेट है 26 नवंबर 1949। आप हमसे पूछेंगे सर आप पंचायती राज संस्थाएं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर आ गए, दोस्तों इस पर चर्चा करना लाजमी है। क्या है इसका भी रुझान पंचायती राज संस्थाओं से है, क्लियर करता हूँ दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों पूरा एक दशक, यानी कि इसमें 10 वर्ष, एक दशक बीतने के बाद प्यारे दोस्तों एक डिकेड जब बीता तो 1959 का दौर आया। गांव का जब परिसीमन हुआ दोस्तों तो गांव वही था जहां 1949 में था प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सवाल जब ये बन जाता है कि पंचायती राज संस्था को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान है। कब दोस्तों, एक वीकेंड बीतने के बाद, यानी कि एक दशकीय वर्ष बीतने के बाद। मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट में हम लोग देख लेंगे, पंचायती राज संस्था को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है डेट सहित तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्यारे दोस्तों राजस्थान का नागौर जिला, कौन दोस्तों, राजस्थान का नागौर जिले के बगदरी गांव में, नागौर जिले के बगदरी गांव में प्यारे दोस्तों, बगदरी गांव में ग्राम दोस्तों, बगदरी गांव में पंचायती राज संस्था का गठन किया गया। ये प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है दोस्तों। पूरा एक डिकेड भारतीय संविधान को अपनाने के पूरे 10 वर्ष बाद महात्मा गांधी के जयंती पर प्यारे दोस्तों 2 अक्टूबर है प्यारे दोस्तों, नहीं तो इसको 20 समझ बैठो, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया प्यारे दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछेंगे कि सर पंचायती राज संस्थाओं को
किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को लेकर काफ़ी पुरजोर बहस हुई। काफ़ी बहस होने के बाद पंचायती राज संस्था को अनुच्छेद 40 में जगह मिला। कहाँ दोस्तों? आर्टिकल 40 में जगह मिला पंचायती राज संस्थाओं को। और आप जानते हैं अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का विषय है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विषय है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व का विषय है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत आता है। भाग 4 में दोस्तों 36 से 51 तक का उल्लेख है। उसी में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र था प्रारंभ में। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए तमाम प्रकार की कमेटी का गठन हुआ। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये सवाल बने किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, LM सिंघवी यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों संवैधानिक दर्जा मिला है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक पॉइंट और आप नोट करेंगे, LM सिंघवी लक्ष्मीमल सिंघवी पूरा नाम है दोस्तों। LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर प्यारे दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ये अच्छे से पता होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? तो आप जवाब दे देना, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तब हमसे आप सवाल पूछेंगे, सर वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वर्तमान में अगर देख लिया जाए, वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक है। इसको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक प्रश्न बन गया था दोस्तों, ओ है, ध्यान देना, कैपिटल लेटर में हो। अभी रिसेंटली प्रश्न बना था कि LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों, विशेष ध्यान देना, उसमें कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो आप कहेंगे सर वो तो 15 पर आता तो 16 क्यों हो गया दोस्तों? तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए 243, फिर उसके बाद 243 ए प्यारे, फिर B C D करते करते हम लोग O पर आए। तो O किस नंबर पे है? 15। तो ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया, तो जोड़कर कितना हो गया? 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी। अब दोस्तों और आपको मैं बताना चाहता हूँ, पंचायती राज संस्थाओं का गठन या संरचना पर हम लोग बात करने। संरचना हेडिंग डालिएगा, संरचना। मेरे दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं की संरचना पर हम लोग बात करना चाहते हैं। संरचना, तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज को एक्सेप्ट किया गया है, अपनाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पर द्विस्तरीय पंचायत लागू होगी। इसको आप अच्छे से जहन में रख लेना। तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, भारत में त्रिस्तरीय प्यारे दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी दोस्तों, कितना? 20 लाख से कम होगी
उस राज्य में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। पंचायत व्यवस्था लागू होगी। आप कहेंगे सर इसका मतलब नहीं समझ पाया दोस्तों। तो वैसे तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत को एक्सेप्ट किया गया है, वैसे ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ये त्रिस्तरीय पंचायत को एक्सेप्ट किया गया है कहाँ पर दोस्तों? भारत में। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ द्विस्तरीय पंचायत की सिस्टम लागू होगा। कहने का मतलब वहाँ ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, सिर्फ ग्राम और जिला होगा दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या प्यारे दोस्तों 20 लाख से कम होगी वहाँ पर मेरे प्यारे द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये तो पॉइंट हो गया, लेकिन अभी हम लोग संरचना पर बात करना चाहते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगली हेडिंग वही संरचना पर हम लोग बात करना चाहते हैं। संरचना को देख लीजिए प्यारे दोस्तों। एक होता है दोस्तों ग्राम पंचायत, एक होता है प्यारे दोस्तों क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति भी इसको कहते हैं, पंचायत समिति। एक होता है दोस्तों जिला पंचायत। मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव, ये दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये भी प्यारे दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप हमसे प्रश्न पूछेंगे कि सर कैसा चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कैसा चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? तो मैं प्यारे दोस्तों इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस बात को मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसमें हम सिविलियंस, हम आम नागरिकों को, हम सिविलियंस को मत देने का अधिकार होगा, वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो आप जानते हैं ग्राम पंचायत का जो हेड होता है दोस्तों, जो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है। कौन दोस्तों? ग्राम प्रधान। आपसे प्रश्न पूछता है कि प्यारे दोस्तों कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो आप तो जानते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव में दोस्तों आप अपने मतों का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव है दोस्तों। लेकिन क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है ये ब्लॉक प्रमुख होता है। कौन होता है दोस्तों? ब्लॉक प्रमुख। और आप भली भांति जानते हैं सभी सिविलियंस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सभी आम नागरिक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोस्तों। हमारे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं, इसीलिए यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर जो हेड होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो हेड होता है जिला अध्यक्ष होता है। और जिला अध्यक्ष के भी चुनाव में हम सिविलियंस, हम आम नागरिक अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। आपसे कोई पूछे प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं तो उसको बताइएगा, जिसमें हम आम नागरिकों को, हम सिविलियंस को मत देने का अधिकार है, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। जिसमें हम लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। उस चुनाव में हमारे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्यारे दोस्तों अपने यानी कि चुनते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे। ये तो हो गया दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं नगर पालिका पर बात करना चाहते हैं। अगली हेडिंग डाल लो प्यारे, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका पर चर्चा हम लोग करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों। नगर पालिका को किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो आप तुरंत बता दीजिएगा। 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्यारे दोस्तों नगर पालिका को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कुल कितने विषय हैं जिस पर नगर पालिका कार्य करती है? तो 18 विषय हैं प्यारे जिसमें नगर पालिका कार्य करती है। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसकी संरचना की हम लोग बात कर लें। संरचना प्यारे दोस्तों कैसे है, यहाँ पर संरचना यहाँ दिखा देते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ संरचना प्यारे, संरचना देख लीजिए प्यारे दोस्तों। एक होता है नगर पंचायत,
ठीक है प्यारे दोस्तों। एक होता है प्यारे दोस्तों नगर पंचायत, दूसरा कौन होता है दोस्तों, नगर पालिका, एक होता है दोस्तों नगर निगम। ठीक है प्यारे दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है प्यारे दोस्तों, नगर पंचायत कितनी आबादी वाले क्षेत्र को नगर पंचायत कहेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देना 15,000 से लेकर प्यारे दोस्तों 1 लाख की जनसंख्या को हम लोग किसको कहते हैं, नगर पंचायत। आप हमसे कहेंगे सर भारत में कुल कितने नगर पंचायत हैं, तो मैं बता दूंगा दोस्तों 490 हैं। कितने दोस्तों, 490। मेरे प्यारे दोस्तों 1 लाख से लेकर दोस्तों 5 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, नगर पालिका। कितने दोस्तों, यूपी में, यूपी की बात हम लोग करेंगे दोस्तों, भारत नहीं, यूपी में कितने नगर पंचायत हैं, 490। नगर पालिका की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 200। नगर निगम दोस्तों 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अधिक 5 लाख से अधिक जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नगर निगम। और उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितना है दोस्तों, तो 17 है, ये भी ध्यान रहे। ये प्यारे दोस्तों महानगरों में पाया जाता है महानगर निगम। महानगर, बड़े बड़े महानगर जैसे लखनऊ हुआ, प्रयागराज हुआ दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है दोस्तों, तो 17 नगर निगम है। फिर आपसे कोई प्रश्न ये पूछ दे कि यहाँ का जो हेड होता है नगर पंचायत का, इसका हेड कौन होता है दोस्तों, इसका हेड कौन होता है, मुखिया जिसको हम लोग कहते हैं, इसका मुखिया कौन होगा और इसका मुखिया कौन होगा, तो इसका मुखिया प्यारे दोस्तों अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष। इसका मुखिया कौन होता है दोस्तों, नगर पालिका का, यहाँ मैं लिख देना चाहता हूँ, इसका मुखिया दोस्तों सभासद। ठीक है प्यारे दोस्तों। और इसका जो मुखिया कौन होता है दोस्तों, इसका महापौर। और इसी को हम लोग मेयर भी कहते हैं, मेयर। ठीक है प्यारे, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये है दोस्तों संरचना नगर पंचायत, कितनी आबादी वाले को नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी प्यारे दोस्तों नगर पंचायतें हैं, 490 हैं। नगर पालिका 200 है दोस्तों। नगर निगम की संख्या कितनी है, 17। ये थी दोस्तों स्थानीय निकाय, जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों, यूपी के बारे में आगे जो बात करेंगे, सीधा सा वन लाइनर बनता है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण बिंदु में अगर हम लोग देख लें तो बेहतर होगा। जो मेरी हेडिंग होगी महत्वपूर्ण बिंदु होगी, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बात करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। सीधा सा सवाल पूछता है कि प्यारे दोस्तों आप ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ना। तो लेकिन हम लोग राष्ट्रीय नहीं बल्कि राजकीय देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देख रहे हैं दोस्तों, विशेष ध्यान देना। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए दोस्तों यूपी की राजकीय भाषा, ये भी कई बार पूछा गया, राजकीय भाषा। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है, एक तो प्यारे दोस्तों हिंदी है, हिंदी, एक मेरे प्यारे दोस्तों उर्दू। हिंदी को कब राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, तो 8 अक्टूबर 1947। डेट जरूर ध्यान देना दोस्तों, 8 अक्टूबर 1947 को हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा के रूप में अपनाई गई। उर्दू कब प्यारे दोस्तों, 1989। कब दोस्तों, 1989 ईस्वी को उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय राजभाषा के रूप में अपनाई गई। बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है, तो प्रथम राजकीय भाषा है दोस्तों हिंदी, जो कब अपनाई गई, 8 अक्टूबर 1947। द्वितीय राजकीय राजभाषा कौन है, उर्दू, कब अपनाई गई, 1989। प्यारे दोस्तों अच्छे से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। और लिपि अगर पूछ ले, लिपि प्यारे दोस्तों यहीं पर लिपि मैं भी दिखा देना चाहता हूँ। लिपि क्या है उत्तर प्रदेश की लिपि, तो देवनागरी लिपि है दोस्तों, ये भी अच्छे से आपको पता हो। देवनागरी लिपि है उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अगला जो प्रश्न बन जाता है, ये बन जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप तो जानते हैं प्यारे दोस्तों, ऐसे सिंबल आपको दिखेगा, 3 तरंग रेखाएं ऐसे दिखेंगी आपको, उसके बाद 2 मछलियां यहाँ पर बनेगी,
उसके बाद एक तीर और धनुष दिखाई देता है दोस्तों। ये है उत्तर प्रदेश का राज्य, लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है प्यारे दोस्तों, दो मछलियाँ हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, दो मछलियाँ एवं धनुष कमान, ये है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि ये जो 3 तरंग रेखाएं हैं, ये किसका प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 3 तरंग रेखाएं किसका प्रतीक हैं, दोनों मछलियां किसके प्रतीक हैं और धनुष किसका प्रतीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से बताना है। 3 तरंग रेखाएं, ध्यान देना, 3 तरंग रेखाएं किसकी प्रतीक हैं प्यारे दोस्तों, तो आप बता देना। गंगा यमुना सरस्वती संगम का प्रतीक है। गंगा नदी है दोस्तों प्लस यमुना एवं सरस्वती संगम का प्रतीक है दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए, संगम का प्रतीक है दोस्तों। और ध्यान देना, 2 मछलियाँ किसकी प्रतीक हैं दोस्तों, 2 मछलियाँ, ध्यान देना, 2 मछलियाँ किसकी प्रतीक हैं, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अवध के मुस्लिम नवाब की संस्कृति का प्रतीक है। अवध के मुस्लिम नवाबों के संस्कृति का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है दोस्तों, प्रतीक है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपसे ये पूछ लेता है तीर एवं धनुष किसका प्रतीक है, धनुष किसका प्रतीक है दोस्तों, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तीर एवं धनुष किसका प्रतीक है प्यारे दोस्तों, तो पुरुषोत्तम श्री राम, किसका दोस्तों, पुरुषोत्तम श्री राम, पूरा नाम लिख लेना, मैं श्री राम लिख दे रहा हूँ, श्री राम का प्रतीक है दोस्तों, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, पुरुषोत्तम श्री राम का प्रतीक। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछलियाँ एवं धनुष कमान। तो मेरे दोस्तों इसमें 3 तरंग रेखाएं गंगा यमुना सरस्वती के संगम का प्रतीक है, 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम नवाबों की संस्कृति का प्रतीक है, तीर एवं धनुष पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का प्रतीक है प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, बड़े अच्छे से देखना इस बात को, आगे देख लीजिए प्यारे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजकीय प्यारे दोस्तों, राजकीय पुष्प, तो आप तो जानते हैं राजकीय पुष्प पलाश है दोस्तों, पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष, तो हम लोग देख लेते हैं वृक्ष, यहाँ गलती हो जाएगा दोस्तों, ध्यान ये देना, राजकीय लिख कर आ गया तब तो हम क्या टिक करेंगे, अशोक का वृक्ष, कौन दोस्तों, अशोक। लेकिन ध्यान ये रहे राष्ट्रीय लिख कर आ गया, राष्ट्रीय जो देश का बता रहा है भारत का, तो बरगद हो जाएगा, बरगद 1950 से ही प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ राजकीय लिखा है, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक, नहीं तो जल्दबाजी में गलती कर बैठा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष की बात करें तो किसको टिक करेंगे दोस्तों, अशोक को। और प्यारे दोस्तों अगर राष्ट्रीय पूछ ले तो बरगद, ये ध्यान देना। फिर अगला देख लीजिए दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल, दोस्तों राजकीय एवं राष्ट्रीय दोनों खेल हॉकी हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पूछ ले चाहे भारत का राष्ट्रीय पूछ ले, दोनों हॉकी मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजकीय, उसके बाद मिठाई अगर पूछ ले तो मिठाई दोनों वही होगा, राष्ट्रीय या राजकीय। जलेबी है दोस्तों, क्या है, जलेबी। फिर आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों, पलाश हो गया दोस्तों, जलेबी हो गया। उसके बाद पशु, राजकीय पशु, लेकिन हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पशु क्या है दोस्तों, तो 12 सिंघा है प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कोई पूछे तो सारस है, यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय मोर है, आपको तो पता है ना, इसी को प्यारे दोस्तों क्रॉच भी कहते हैं, क्रॉच, सारस या क्रॉच, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों।
भले बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय और राजकीय में प्यारे दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, बिल्कुल भी ना होना दोस्तों, ठीक है प्यारे। और देखिए यूपी की राजकीय पूछे या राष्ट्रीय, अगर फल पूछ ले दोस्तों, फल आम है, चाहे राजकीय पूछे चाहे राष्ट्रीय पूछे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यूपी की देखो, यूपी की राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल हॉकी, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश की पक्षी बच्चा सारस, और उसके बाद इसको इसी को क्रॉच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो फल है प्यारे दोस्तों, राजकीय हो या राष्ट्रीय हो, आम होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये चीज़ें अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली प्रश्न बना, वैसे तो ये बात हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एनसीआर के तहत आने वाले कितने ज़िले हैं? 8 जिले हैं, ठीक है प्यारे। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रस्तावित जिले पूछ ले कि एनसीआर के तहत आने वाले प्रस्तावित जिले, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसको हटाते हैं प्यारे, अच्छे से देख लीजिए। एनसीआर के तहत आने वाले जिले तो आप तो जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, हालांकि पहले वाली क्लास में हम करा भी चुके हैं। अगर हम लोग शुरू से वीडियो देखते हैं तो ये ज़रूरत नहीं है बताने की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कितने ज़िले यूपी के आते हैं? तो 8 ज़िले। वो 8 ज़िले कौन से प्यारे थे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8। तो हम बताए थे प्यारे दोस्तों, गाजियाबाद एनसीआर के तहत आता है। क्या दोस्तों? गाजियाबाद। उसके बाद मेरठ भी आता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ग्रेटर नोएडा का नाम बदल कर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये भी एनसीआर के तहत आता है, गौतम बुद्ध नगर। इसी को प्यारे दोस्तों नोएडा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? नोएडा के नाम से जानते हैं। बागपत भी प्यारे दोस्तों, बागपत भी आता है, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरनगर प्यारे दोस्तों ये भी आता है। हापुड़ भी आता है, हापुड़ प्यारे दोस्तों। और शामली, हापुड़ भी है, शामली। और कुछ बच गया दोस्तों, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली। एक और बचा है दोस्तों, क्या नाम है? शामली, हापुड़। उसके बाद और एक बच गया दोस्तों, बुलंदशहर। ये दोस्तों 8 एनसीआर के तहत आते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये थोड़ी ना था, मेरा सवाल ये था कि एनसीआर के तहत प्रस्तावित जिले, ये तो 8 जिले एनसीआर के तहत आते हैं। सवाल मेरा तो ये था कि एनसीआर के तहत यूपी के प्रस्तावित जिले कितने हैं? यूपी के प्रस्तावित जिले जिनको शामिल करना है दोस्तों, प्रस्तावित जिले जिसके संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्तावित जिले दोस्तों, तो प्रस्तावित जिलों की संख्या 4 है। कितनी दोस्तों? 4 प्रस्तावित जिले हैं। सर कौन कौन से हैं 4 प्रस्तावित जिले? तो मेरे दोस्तों कृष्ण नगरी, ठीक है दोस्तों, और पेड़ा नगरी, मथुरा एनसीआर के तहत प्रस्तावित जिलों के तहत आ रहा है। अलीगढ़ नाम बदल गया, हरिगढ़ हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, हरिगढ़, अलीगढ़ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? हरिगढ़ प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। और सर कोई है, कोई बताएगा? ना बताइए, मैं तो बताऊंगा प्यारे दोस्तों। हाथरस भी प्यारे बच्चा एनसीआर के तहत प्रस्तावित जिलों में शामिल किया जा रहा है दोस्तों। मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया प्यारे दोस्तों, हाथरस हो गया, और कोई है सहारनपुर। क्या दोस्तों? सहारनपुर। ये 4 जिले एनसीआर के तहत प्रस्तावित जिले हैं दोस्तों। अच्छे से ध्यान देना, और ये जरूर ध्यान देना, अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया दोस्तों? तो हरिगढ़ कर दिया गया है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आप पूछेंगे सर ये बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्यारे दोस्तों किसी उद्देश्य के तहत योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए? तो 3 है प्यारे दोस्तों, तीनों की बात कर लेंगे। लेकिन इसको आप अपने जहन में रखना, एनसीआर के तहत आने वाले 8 जिले तो इधर हैं, एनसीआर के तहत प्रस्तावित जिलों की संख्या 4 है, जो आपके सामने अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। आगे देख लीजिए प्यारे दोस्तों, योजनाबद्ध तरीके से यूपी के बसाए गए जिले, यूपी के बसाए गए जिले प्यारे दोस्तों, जिले नहीं नगर, जिले नहीं प्यारे,
नगर बसाए गए। नगर कौन कौन से हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए। 3 नगर हैं जो योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए प्यारे दोस्तों यूपी के। एक तो दोस्तों नोएडा, नोएडा इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भी नोएडा। एक होता है दोस्तों ग्रेटर नोएडा, क्या है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा, ये भी योजनाबद्ध तरीके से। सर और कोई है, न्यू कानपुर सिटी, न्यू कानपुर सिटी प्यारे दोस्तों, न्यू कानपुर सिटी, न्यू कानपुर सिटी, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। न्यू कानपुर सिटी भी प्यारे दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी उत्तर प्रदेश के योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए जिले जो आपके सामने हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे, एकदम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किया था उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में बात किया था, जिसमें प्यारे दोस्तों 3 तरंग रेखाएं बताया था और 2 मछलियां बताया था, तीर और धनुष बताया था। यदि आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया दोस्तों, तो उसको बता देना 1938 में अपनाया गया। कब प्यारे, 1938 में अपनाया गया, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए यूपी का राजकीय चिन्ह। तो मेरे दोस्तों हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश विशेष का जो सीरीज था दोस्तों, खास कर किस पर, हम लोग प्रशासनिक सेवाएं देख रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश का देख रहे थे, ये मेरे प्यारे दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हुआ, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे हम नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।